दोस्तों, ये कार्यक्रम है आपका अपना आज के मेहमान, जिसमें हम लेकर आते हैं एक ऐसे विशेष मेहमान को जो अलग अलग क्षेत्र से संबंध रखते हैं। और आज जो मेहमान हमारे साथ हैं वो भी बड़े विशेष मेहमान हैं। उनका नाम है अभ्रदिता मैत्रा बनर्जी। वो आकाशवाणी की ए ग्रेड आर्टिस्ट हैं, बहुत ही मीठा गाती हैं। मैं चाहूंगी आप उनके मीठे मीठे गीत भी सुने, उनके गाए हुए, और साथ में फिल्म संगीत भी रहेगा। बहुत सारी उनसे हम बातें करेंगे। इसके अलावा मेरे साथ मेरे साथी भी मौजूद हैं। महेश्वर शर्मा हमारे साथ मौजूद है। हम दोनों मिलकर महेश्वर जी स्वागत कर लेते हैं अभ्रदिता मैत्रा बनर्जी। बहुत बहुत स्वागत आपका FM गोल्ड के स्टूडियो में। बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते ही हैं कि संगीत हमारे जीवन का रस होता है। जैसे जैसे धरती पर सावन आता है ना, तो हमारी जिंदगी का जो सावन तो तभी आता है जब उसमें मीठे मीठे गीत होते हैं, मीठा मीठा संगीत होता है। तो आप ये बताएं, आपके जीवन में जो संगीत उतरा तो कैसे उतरा, कैसे हुई शुरुआत? संगीत की शुरुआत बहुत बचपन से हुई और मुझे नृत्य में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। लेकिन एक होता है ना कि एक समय में ये कहा जाता है कि अगर गा रहे हैं तो वो कम से कम साथ रहेगा। और साथ में हमारे घर के पास ही एक हमारी ताई जी रहती थी, उनके पास एक हारमोनियम हुआ करता था और उन्होंने मेरे पिताजी से कहा कि इसके सुर बहुत अच्छे हैं। एक बार उन्होंने सुना था मुझे गाते हुए, तो उन्होंने कहा कि इसके सुर अच्छे हैं तो आप इसको संगीत कराइए, वोकल में डालिए। तो उसके बाद फिर मेरे पिताजी ने बहुत कोशिश की कि कुछ कहीं पर एक अच्छे गुरु का सानिध्य मिल जाए। और उसके बाद करीब 8 साल की उम्र से मैंने एक सिस्टमेटिकली मैंने सीखना शुरू किया। तो ये शुरुआत जो हुई वो विधिवत शिक्षा संगीत की जब आरंभ हुई, ये कहाँ से आरंभ हुई, कहाँ से सीखा आपने? मैं रायपुर में हूँ। रायपुर में मेरी पढ़ाई और सीखने का सभी सिलसिला सब कुछ मेरा रायपुर से है। रायपुर में सबसे पहले मैंने शुरुआत की, वो श्रीमती सुमति राजीव वाले मैडम थी, जिन्होंने मुझे सबसे पहले सारेगामा का नॉलेज मुझे दिया। जी, आप जैसा बता रहे हैं कि संगीत की शुरुआत बहुत बचपन से हो गई थी। आपके शुरुआती जो समय था, किस तरह की चुनौतियां उस समय रही और उनको दूर करने के लिए आपने किस तरह से प्रयास किए? शुरुआती समस्याओं में सबसे पहली बात तो ये थी कि देखिए, हमारे समय में करीब मैं 40 साल पहले की बात कर रही हूँ, और उस समय एक अच्छे शिक्षक का मिलना और आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है। आप उस समय रायपुर उतना ज्यादा डेवलप जगह नहीं थी। मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की बात कर रही हूँ, और उतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी, लेकिन संगीत वहाँ पर अच्छा था। और एक समस्या जो हमेशा आती थी मेरे पिताजी के सामने, वो आर्थिक समस्या थी। और उस आर्थिक समस्या के चलते कई बार ऐसा हुआ कि मेरा जैसे सिलेक्शन कहीं अच्छी जगह भी हुआ एक इंटरव्यू देने के बाद, लेकिन वहां पर भेजने की जो समस्या थी वो रही, क्योंकि वहां पर हॉस्टल में रहना पड़ता और सीखना पड़ता इस तरह से। लेकिन ईश्वर कृपा से कुछ न कुछ ऐसे रास्ते बनते गए कि मुझे गुरु का सानिध्य मिला। मैंने गुरु शिष्य परंपरा में पद्मश्री पंडित मदन चौहान जी से शिक्षा ली है। तो उस समय उनको पद्मश्री नहीं मिला था, लेकिन बाद में उपाधि उनको मिली, और उन्हीं के सानिध्य में मैंने अपनी पूरी शिक्षा जो है संगीत की शिक्षा हासिल की। और ये इतना आगे बढ़ा कि आपने बहुत सारे अवार्ड जीते, और लता मंगेशकर अवार्ड पहला वो आप ही को मिला है। साथ ही जो राष्ट्रीय स्तर का ऑल इंडिया रेडियो का आकाशवाणी लाइट म्यूजिक कंपटीशन हुआ था गजल्स का 1991, वो अवार्ड आपको मिला। बहुत सारे अवार्ड की लिस्ट है दोस्तों। तो भारत सरकार का राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता जो 1983 में कोल्हापुर में हुई, वो भी आपने उसकी विनर रही हैं। बहुत सारे अवार्ड्स की एक लिस्ट मेरे सामने मैं देख रही हूँ। तो ये सारे अवार्ड्स आपको मिले। तो ये सारे जब अवार्ड्स मिले, जब व्यक्ति इस शिखर तक पहुंचता है, लता जी के नाम से जुड़े हुए अवार्ड से जुड़ना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ एक छोटी सी कहानी है। बस मैं वहीं आपको लेकर जा रही थी। कहानी ये है, कहानी क्या बोलूं, वो मेरे जीवन का अनुभव है। 1987 में आकस्मिक मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, और उसके बाद करीब 1 साल मैंने गायन नहीं किया। गुरुजी हमारे घर आते थे और वो बार बार बोलते थे कि बेटा थोड़ा सा गा ले, चल थोड़ा सा बैठते हैं, थोड़ा सा गाएंगे। लेकिन वो मन मेरा, क्योंकि तब तक ये था कि पापा ही मुझे हर जगह ले जाते थे गाने की, मतलब प्रैक्टिस कब करना है क्या नहीं करना, एक रूटीन उन्होंने बना के रखा हुआ था मेरे लिए जी। और वो चीजें जब हटी तो एक मानसिक त्रास जो था बहुत ज्यादा था। फिर गुरुजी ने कहा कि एक प्रतियोगिता है, उसमें एक भजन गा दे मेरी तरफ से, इसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो मैंने उनकी बात रखते हुए, उन्होंने एक भजन मेरी तैयारी कराई, और उनकी बात रखते हुए मैंने वो भजन जाके
मैंने गाया। एक्चुअली वो सिलेक्शन था लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए रीजनल एरिया से एक आर्टिस्ट था उस समय, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो सिलेक्ट कर रही थी जी। उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और उसके बाद जब मैं फाइनल मैंने इंदौर में जाकर मैंने गाया और उसमें मुझे वो पुरस्कार प्राप्त हुआ। फिर मैंने एक्चुअली पीछे कभी नहीं देखा, उसके बाद मैंने सिर्फ आगे देखा और संगीत को लेकर मैं चलती जी। FM गोल्ड चैनल आप सुन रहे हैं दिल्ली का, और जब लता जी की बात हो रही है जी और हम उनका गीत न सुने जी तो ऐसा हो नहीं सकता जी। आपकी पसंद का लता जी की आवाज का कोई गीत बताएं जो कि हमारे श्रोता भी आपके साथ साथ सुन सके। मैं सबसे ज्यादा मतलब लता जी के तो हर गाने बिल्कुल बहुत ही अच्छे हैं जी, लेकिन एक कलाकार के रूप में जहां पर हमारी सिर्फ आवाज ही लोगों तक पहुंचती है, एक कलाकार जो म्यूजिशियन होते हैं या वोकलिस्ट होते हैं तो उनकी आवाज लोगों के मन में रहती है, भले उनका चेहरा ना रहे। तो मुझे नाम गुम जाएगा ये वाला गीत बहुत पसंद है। चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है। गर याद रहे नाम गुम जाएगा, चेहरा ये वक्त के सितम कम हंसी नहीं, आज है यहाँ कल कहीं नहीं। वक्त से बड़े अगर मिल गए कहीं, मेरी आवाज ही पहचान है। गर याद रहे ओ नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है। गर याद रहे जो गुजर गई कल की बात थी हो, उम्र तो नहीं एक रात थी, रात का सिरागर फिर मिले कहीं, मेरी आवाज ही पहचान है। गर याद रहे तो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है। गर याद रहे
दिन ढले जहां रात पास हो, जिंदगी की लहर ऊंची कर चलो, याद आए घर कभी जी उदास हो। मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। बहुत ही प्यारा ये गीत था, मुझे भी बहुत पसंद है। महेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं देख रही हूँ। जी, आपका जब हम एक्सपर्टीज की बात करते हैं, जैसे संगीत के क्षेत्र में कई विधाओं में आपकी एक्सपर्टीज है और आपका अनुभव भी इस क्षेत्र में बहुत लंबा रहा है, लेकिन कोई एक ऐसी विधा होती है हर एक व्यक्ति के जो कुछ अधिक करीब होती है। आपकी वो कौन सी विधा है जो संगीत की जो आपके सबसे करीब है? देखिए, संगीत अगर हम कहें तो वो भावनाओं की अभिव्यक्ति है। जी, हाँ? और वोकल है, मतलब शब्दों का प्रयोग। अब वो मैं चाहे भजन कहूँ या गजल कहूँ या क्लासिकल का छोटा ख्याल बंदिश कहूँ या लोकगीत कहूँ, जहाँ पर भाव है वही मुझे पसंद है, सबसे वाह, बड़ी बात। क्या बात है। और दूसरी बात ये है कि क्लासिकल मैंने बेसिक से बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने सीखा है। मैं सिखाती भी क्लासिकल ही हूँ, लेकिन मेरा ग्रेडेशन जो है वो AIR में A ग्रेड हूँ मैं गजल में। और गजल मेरे पिताजी को बहुत पसंद थी, लेकिन जब तक वो रहे मेरी उम्र ऐसी नहीं थी कि मैं गजल गाऊं। लेकिन उनके जाने के बाद शायद उन्होंने कभी मेरे गुरुजी से ये बात कही थी कि मैं चाहता हूं कि अभ्रुदिता गजल गाए। बाद में गुरुजी ने मुझे इस चीज में ट्रेन किया, गजल में, और धीरे धीरे मैंने जो सबसे पहला कंपटीशन ऑल इंडिया रेडियो का जीता और रायपुर AIR का गजल में ये पहला अवार्ड था। इस तरह से गजल के प्रति थोड़ी सी मन में एक, क्या कहूं मैं, अधिक लगाव है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं उसी बेस पर मैं रविंद्र संगीत भी पसंद करती हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना, शब्दों का है प्रभाव। जी, शब्द है और शब्दों के साथ राग जब जुड़ते हैं तो उनका जो भावनात्मक एक प्रतिवेदन होता है वो सबसे ज्यादा मुझे सुकून देता है, चाहे वो कोई भी भाषा हो, चाहे वो कोई भी विधा हो। तो ये जो भावपूर्ण, जो इस समय जो अगला गीत होने जा रहा है, वो कौन सा होने जा रहा है जो भावों से भरा हुआ हो? अब भावों की जब बात होती है तो श्रृंगारिक रूप जो है उसकी जो प्रतिवेदन है, उसका जो प्रतिवेदन हम करते हैं, तो उसमें मुझे बहुत ज्यादा पसंद है हमें तुमसे प्यार कितना। तो हम अगर उसी गीत को सुने। अभ्रुदिता जी, कितना अच्छा होगा अगर आप इसको गाकर सुनाएं। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते,
बहुत मीठा सा ये गीत था। जब हम स्टूडियो में आ रहे थे आपने बताया कि इस समय आप त्रिवेंद्रम में रहती हैं। जी तो रायपुर में जन्मी लड़की जी जिसको बंगाल से बड़ा प्यार है जी और वो केरल में बच्चों को संगीत सिखा रही है। जी। पहले तो ये बताइए ये कैसे हुआ। दूसरा इसी से जुड़ा प्रश्न कि आप ये बता रही थी कि आप ऑटिज्म से जुड़े बच्चों के साथ काम कर रही हैं। जी वो मुझे बहुत दिल को छू गया वो सुनकर, उसके बारे में भी बताएं। केरल में मैं हूँ शादी के बाद से जी। और मेरे हस्बैंड डॉक्टर मोइनाक बैनर्जी जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं, जेनेटिक्स में काम करते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट है राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, उसमें सीनियर साइंटिस्ट है। शादी के बाद उनके साथ ही मैं केरल शिफ्ट हो गई और वहाँ पहुंचने के बाद बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, जैसे कि भाषा पर काम करना और वहाँ के बच्चों में जो हिंदी भाषा है और हमारे उत्तर भारत में जो अलग अलग राज्यों की जो भाषाएं हैं इन सब के बारे में उनको जानकारी देना। इस तरह के बहुत सारे काम मैंने थोड़े थोड़े लेवल पर स्टार्ट किए वहाँ पर। यानी कि एक तरह से महेश जी हम कहेंगे कि अब्रदिता जी जो है वो राष्ट्रीय एकता के पर काम कर रही है। यानी कि भाषा तो जोड़ने का बहुत बड़ा सूत्र है कि एक बंगाली लड़की बड़ी प्यारी सी हिंदी बोलती है, बड़ी मीठी हिंदी बोलती है, संगीत करती है और फिर उसके बाद ऐसी जगह पहुंचती है दक्षिण भारत में जहाँ की फिर मलयालम। मुझे लगता है मलयालम भी आप गाती भी हैं मलयालम में और जी, मैं मलयालम गाई भी हूँ और मलयालम बोलना हमको पड़ता है वहाँ पर। हाँ। और वहाँ पर जब हम गए, मैं गई हूँ 96 में और उस समय हिंदी या अंग्रेजी बोलचाल की भाषा में नहीं थी जी और इंग्लिश फिर भी थी, लेकिन मैं रायपुर से गई हुई शुद्ध हिंदी भाषी स्कूल से पढ़कर मैं गई हूँ। इंग्लिश की फ्लुएंसी मेरे अंदर थी नहीं और ऑब्वियस होता है कि आप एक तो मलयालम सुन रहे हैं फिर इंग्लिश आपको बोलना है, तो वो एक अंदर से डर था कि कैसे मैं सरवाइव करूंगी। लेकिन एक चीज आपको मैं बताऊं कि एक गुरु कृपा रहती है, एक ईश्वर कृपा रहती है और माता पिता की कृपा रहती है जी। कि आप अपने आप को 200% सकारात्मक रूप में और वैसे भी रखें। संगीत की तो कोई भाषा ही नहीं होती ना। संगीत की कोई भाषा नहीं होती और जो एक उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय संगीत में हम एक फर्क करने की कोशिश करते हैं, एक्चुअली वो है नहीं। जो भाव वो वाली सिर्फ- बात आपने कही। हाँ, वो सिर्फ टेक्निक है गले की जी। जो कि हम अलग अलग यूज करते हैं। वॉइस प्रोजेक्शन की बात है जो कि हम अलग अलग यूज करते हैं और इन्हीं पर मैं वर्कशॉप्स लेती हूँ क्योंकि वहां पर जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी कर्नाटक सीख कर आते हैं। अच्छा। कई बार हम सुनते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि भाई आपको अगर कोई नई चीज सीखनी है तो पुरानी चीजों को हटाना होगा, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हमारा इंटेलिजेंस इतना ज्यादा स्ट्रांग है ह्यूमन माइंड का कि आप एक तरफ कर्नाटक के जो संगति है, मतलब जो टेक्निक्स हैं, उसको रखने के बावजूद आप हिंदुस्तानी की टेक्निक सीख सकते हैं। जी। कम से कम समझ तो सकते ही हैं अगर आप नहीं भी गा पाए तो। और संगीत जो है सिर्फ गाने के लिए, परफॉर्मेंस के लिए नहीं है। संगीत जो है समझना, उसको प्रेजेंट करना और नहीं भी प्रेजेंट कर पाए तो कम से कम समाज में उसके साथ
और क्या काम किया जा सकता है, मैं उन चीजों को लेकर भी काम करती जी, तो जो आपका काम है विशेष ऑटिज्म जी। के जो बच्चे हैं उसके बारे में बताएं। हूँ। ये 2001-2 की बात है। मेरा बड़ा बेटा है जो अभी तो 25 साल उम्र हो गई उसकी। जी। उसको थोड़ी सी स्पीच की प्रॉब्लम हुई थी और उस समय सभी ने कहा, परिवार वालों ने भी, वहां जो आसपास लोग थे उन्होंने भी कहा कि आप स्पीच थेरेपिस्ट दिखाइए। बाकी सब चीजें नॉर्मल है, बाकी सब चीजें वो करता था, लेकिन एक बात करते समय अम्मा के अलावा और कोई शब्द वो नहीं बोलता था। बाकी इशारों से सब कुछ समझा दे। वहां पर एक छोटी सी नर्सरी थी हमारे घर के पास, तो मैं वहां लेकर गई और मैंने सोचा कि 1 घंटे के लिए वहां पर शायद बच्चों से बातचीत करते हुए वो बोलेगा, सुनेगा। तो वहां की टीचर जो बोली, ओके विल स्पीक ओनली इन इंग्लिश देन। तब मैंने कहा कि मैम यहाँ चारों तरफ सिर्फ मलयालम है, हम भी घर में बंगला बोलते हैं, बच्चा सुन रहा है मलयालम, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इंग्लिश बोले या बंगला बोले, तो ये थोड़ा सा मुश्किल जाता है, आप सिर्फ मलयालम बोलिए। और ये चीज ऐसे काम कर गई मैम, 3 महीने के अंदर बच्चा सेंटेंस बोलने लगा। तो तब से मुझे एक था कि स्पीच पर काम होना चाहिए। भाई कई बच्चे ऐसे होते हैं कि शुरू में वो बोलने में थोड़ा डिले करते हैं, लेकिन हम अभी के समय में ऐसा है कि बहुत ज्यादा जानकारियां भी गलत हो जाती हैं कि हम तुरंत ले जाके बच्चे को कोई एक स्टैम्प कर देते हैं कि कोई समस्या है बच्चे को। जी। ऐसा हमेशा होता नहीं है, लेकिन जब समस्या है तब भी भाषा पर अगर स्पीच पर काम किया जाए, उसके लिए संगीत एक महत्वपूर्ण उपाय है। जब मैंने देखा कि मेरा बेटा इस तरह से बिल्कुल कोप अप कर गया वो, और आज के डेट में वो कम से कम 6 भाषाएं बोलता है, क्या बात। मैं 4 भाषाएं बोलती हूँ, छत्तीसगढ़ी को मिला लूं तो 5 भाषाएं होती हैं मेरे साथ। जी। तो फिर ये हुआ कि ऑटिज्म का एक सेंटर था जहां पर वो एक म्यूजिक थेरेपी के लिए कुछ काम कर रहे थे, तो मेरा वहां जाना हुआ सिर्फ वो वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। जब मैं वहां गई तब मुझे लगा कि इन बच्चों के साथ बहुत कुछ काम हो सकता है। कारण ये है कि ऑटिज्म से पीड़ित जो बच्चे हैं उनके साथ ये होता है कि उनको टोन समझ में आती है, उनको भाषा नहीं समझ में आती। आप एक साथ, बेटा आपका नाम क्या है, इतना सारा आप बोल देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। सिर्फ नाम, बेटा नाम, इतना सा आप बोलेंगे तो हो सकता है वो जवाब दे, अगर उसकी स्पीच है तो उनकी सबसे ज्यादा जो अफेक्ट करती है वो है अटेंशन और स्पीच, क्योंकि वो लोगों से मिलते जुलते नहीं है। वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सीखने की प्रॉब्लम होती है, सोशल नहीं होते हैं बच्चे। तो संगीत में जो सिर्फ म्यूजिक एज अ थेरेपी का मेन कारण ये था कि सुरों का जो प्रभाव है, फ्रीक्वेंसी है और प्रोजेक्शन ऑफ द वॉइस है। अब मैं कोई बच्चा है, मान लीजिए उसका नाम विनय, ठीक है, विनय विनय इधर आओ, अगर हम इस तरह से बोले तो शायद बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। विनय इधर आओ, आप अगर ट्यून में बोलेंगे हो सकता है कि वो टर्न करे। अच्छा। ये एक रहता है ऑटिज्म के बच्चों में, सुर का प्रभाव बहुत अच्छा और सॉफ्टनेस। तो सॉफ्ट म्यूजिक और सॉफ्ट रिदम, ये दोनों चीजें इन बच्चों पर बहुत अच्छे से काम करती हैं। हाँ, लेवल अलग अलग है क्योंकि हर बच्चा अलग है, ये एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, सभी में एक ही तरह के लक्षण रहेंगे ऐसा नहीं होता है जी। तो इसीलिए उन पर जब काम करती हूँ तो सबसे पहले मैं अटेंशन पर काम करती हूँ कि सुनकर मैं लगातार गाती हूँ। गाती क्या हूँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो है सिर्फ अलंकार, मतलब सारेगामा पधनिसा और उसके प्रकार। कारण ये है, सा से नी तक जो सिलेबल्स हैं, सा रे गा मा पा धा नी, ये स्पीच के सभी चीजों को कवर करते हैं। जब स्पीच के सभी चीजों को कवर करते हैं, अगर बच्चा नहीं बोलता है या उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, तो अगर स बोलेगा तो वो सन भी बोलेगा, वो कुछ और भी बोलेगा, स से जितने भी वर्ड हो सकते हैं वो सब बोल सकता है। इस तरह से सा से नी तक के शब्दों में बहुत सारी चीजें समाहित होती हैं। तो सारेगामा पधनी और सिर्फ तानपुरा और तबला के साथ ये अलंकार में लगातार गाती हूँ। 5 दिन नहीं बैठता बच्चा, 6 दिन नहीं बैठता बच्चा, 7वें दिन से वो चुपचाप सामने बैठने लगता है, मतलब वो सुन रहा है, मतलब अटेंशन क्रिएट हो रहा है। इस अटेंशन क्रिएशन का काम ये है कि आप उस अटेंशन के साथ उससे कुछ और काम भी करवा सकते हैं, लिखने का, कलर करने का, जो भी कैपेबिलिटी उसमें आती है वो अटेंशन से आती है। हमेशा बोलते हैं ना, बच्चा ध्यान दीजिए, ध्यान का मतलब क्या है, अटेंशन है, और ये मेनली अटेंशन जो है काम है वो इन बच्चों में बिल्कुल नहीं होती, 1 सेकंड की भी नहीं होती कई बार। तो उसको कम से कम 5 सेकंड भी अगर आप बढ़ा पाए। और एक चीज, आई कांटेक्ट, ये बच्चे बिल्कुल नहीं करते हैं, तो आई कांटेक्ट कराना सुर से बहुत जल्दी संभव होता है, बदौलत आप बात करें। तो इस तरह से इन 3 चीजों पर मैं काम करती हूँ। तो यहाँ पर मुझे लगता है सारेगामा की बात हुई, बच्चों की बात हुई जी। ऐसा कोई गीत
ऐसे बच्चों के लिए सुनाते चले। मुझे वो वाला गीत बहुत पसंद है। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। के सारे गामा को लेकर गाते चले, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। पापा नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। ए संजू, ए बिज्जू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ला 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 ला। ऐसे नहीं, बोलो में गाओ। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। पापा नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। से निकले रोज सवेरा, दूर करे अंधियारा, रे से रेशमी किरणों ने खूब किया उजियारा। साथ निकले रोज सवेरा, दूर करे अंधियारा, रेत रेशमी किरणों ने दूर किया उजियारा। ला 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 ला। रमा गाओ ना। सूरज की रोशन किरणों पे सारे गाते चले। ला 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 ला। पापा नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे। ला 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 ला। पापा नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। गा से गुनगुन गा गा गा, माँ से मध्यम मा मा मा, पा से एक पुजारी। सा सा रे ग ग म प प म ग ग म प प म रे म ग। हाँ, सा सा रे ग ग म प प म ग ग म प प म रे ग सा। गा से गुनगुन करता है, घूमे क्यारी क्यारी, माँ से मीठे बोलों में पासे एक पुजारी। गात गुनगुन करता है, घूमे क्यारी क्यारी, मात मीठे बोलों में पास एक पुजारी। ला 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 ला। भंवरे के जैसे फूलों पे सारे गाते चले। ला 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 ला। पापा नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे,
ला 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 ला। मा धा पा गा पा धा से धूप सुनहरी है ये नी नशीली लागे। धा से धूप सुनहरी है ये नी नशीली लागे। सरगम हो गई पूरी अब क्या होगा आगे। अरे सरगम हो गई पूरी अब क्या होगा आगे। हाँ सा सारे ग ग म प प म ग म प ध ध प म प ध नि सा पा। सा सा रे ग ग म प प म ग म प ध ध प म प ध नि सा पा सा। सरगम के साथ ही सरगम की धुन पे गाते चले। सरगम के साथ ही सरगम की धुन पर गाते चले। पापा नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। गाते चले। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। गाते चले। संगीत का आपका अनुभव जो हमारे श्रोताओं तक जा रहा है, संगीत का एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर नित नए जिसे कहें अनुसंधान भी होते हैं। बहुत सारे युवा उभरते कलाकार हैं जो इसको अपना माध्यम बना रहे हैं, अपने जीवन के रूप में एक जिसे कहें संगीत को चुन रहे हैं। किस तरह का आप अपने अनुभव से बातें उन उभरते युवा कलाकारों को बताती हैं, किस तरह से वो इस संगीत के मार्ग में आगे बढ़ें ताकि अपने जीवन में संगीत को लेके वो उत्कर्ष तक पहुंच पाएं? देखिए, संगीत में सबसे पहले जो भी मैंने बात की कि ध्यान, अटेंशन की बहुत ज्यादा जरूरत है जी। सुरों की जो अभिव्यक्ति है, और करेक्ट सुर तो मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई भी लगा पाया है, लेकिन हमेशा जितना कलाकार बड़ा होता है उसको लगता है कि उसके सुर अधूरे हैं अभी भी। जी, अभ्यास की और आवश्यकता है, और ये सही बात है। जी, रियाज सबसे बड़ा गुरु है। सबसे बड़ा समय आज के डेट में अगर अभी युवाओं को हम देखें तो सबसे जो जरूरी चीज है वो है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि आज के युवा सिर्फ संगीत को लेकर नहीं चलते हैं, बहुत सारी चीजें वो साथ में करते हैं, लेकिन उसी में अगर आप रात तक जगते हैं, उसके बाद आप सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, खाना पीना आप बाहर से खा रहे हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम होगा तो एसिडिटी होगी। एसिड जो है सबसे पहले आपके वोकल कॉर्ड पर हिट करता है। तो संयम सबसे ज्यादा जरूरी है, ध्यान बहुत ज्यादा जरूरी है, रियाज का टाइम, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। आप जितना भी ऑटो ट्यून कर लें, रिकॉर्डिंग में जो भी कर लें, लेकिन अगर आप अपने अंदर शांति चाहते हैं अपने खुद के आवाज से, उसके लिए आपको करेक्ट सुर लगाने के लिए रियाज तो करना ही पड़ेगा। अनुशासन के साथ। तो अनुशासन जो है बहुत जरूरी है। अनुशासन हर तरफ से, आपके दिनचर्या में, आपके गायन में, और एक चीज जो कि पता नहीं कितना आज के समय में जरूरी है, एक होता है गुरु भक्ति। जी। आप जहां से भी सीख रहे हैं अपना विश्वास वहां पर बनाए रखिए। उसमें भी काफी सारे चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि भाई नेगेटिव चीजें भी हो जाती हैं कई बार, लेकिन गुरु के प्रति आस्था और गुरु को समर्पण ये बहुत जरूरी है। कोई भी ट्रेडिशनल विधा जब हम सीखते हैं, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। इन सब चीजों को लेकर जब हम चलते हैं, उसके बाद आती है कैरियर की बात। संगीत किसी भी कैरियर में आपका बाधा नहीं बनता है। आप गाने वाले हैं, बजाने वाले हैं, नृत्य वाले हैं, आप कोई भी कैरियर लीजिए, ठीक है। आज के जमाने में आर्थिक स्थिति के लिए आपको कैरियर बदलने की आवश्यकता हो सकती है। आप प्रोफेशनली पूरी तरह से म्यूजिशियन नहीं बन सकते, हो सकता है, लेकिन संगीत छूटेगा नहीं आपसे। आप कम से कम आपके टाइम शेड्यूल में एक आधा घंटा रखिए कि आप सिर्फ अलंकार का प्रैक्टिस कर सके। ये अलंकार जो है ये जीवन मूल है, वो एक अलंकरण है, सुरों का भी, राग का भी, हमारे शरीर का भी, हमारे मन मस्तिष्क का भी। तो ये अलंकरण जो है, अलंकार के जो पलटे हैं, आप भले उसको बजा लीजिए, आप उसको गा लीजिए, ये जो है आपके दिन भर के स्ट्रेस को बहुत ज्यादा रिलीव कर देता है। जिस तरह से एक डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है समाज के प्रति, इंजीनियर की होती है, उसी तरह एक संगीतज्ञ, म्यूजिशियन की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के प्रति। बिल्कुल।
जब सुरों से हम काम करते हैं और सुर से एक ऐसा तबका भी रेडी हो रहा है स्पेशल चिल्ड्रन का, और ये चीज आगे बढ़ेगी और ज्यादा, क्योंकि हम पूरी तरह से सोशल मीडिया और गैजेट्स के अंडर हो गए हैं और ये सब चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं स्पेशल चिल्ड्रन में। तो स्पेशल चिल्ड्रन का नंबर जितना बढ़ेगा आपकी जिम्मेदारी उतनी बढ़ जाती है, मधुर संगीत की आवश्यकता उतनी ही बढ़ेगी। तो इसीलिए म्यूजिशियन आपके करियर में भी बहुत सारी चीजें आप इस तरह से आप उसको ऐड कर सकते हैं। अमृता जी, आपने बात की अभी जिम्मेदारी की और जो ऑटिज्म से प्रभावित बच्चे हैं उनके बारे में भी बात हो रही थी। तो आपने इन बच्चों के साथ जो अलंकार सिखाए, म्यूजिक की तरफ, संगीत, शास्त्रीय संगीत की तरफ उनको लेकर जा रही हैं, क्या आपने इनके साथ मिलकर कुछ देशभक्ति गीत या जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं कि सबसे पहले बच्चे स्कूल में स्टेज पर खड़े होकर कुछ गीत गाते हैं, लोकगीत हुए, ऐसा कुछ किया? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देशभक्ति गीत जो है हर जगह, सिर्फ ऑटिज्म के बच्चे नहीं, इवन जो मेरी संस्था है जहां पर मैं सिखाती हूँ, जहां भी मैं जाती हूँ, जरूर मैं देशभक्ति गीत, साथ ही कुछ ऐसे गीत हैं जो कि हर एक बच्चे को जानना चाहिए। इस तरह के कुछ गीत जो मुझे लगता है, जैसे देशभक्ति गीतों में हिंदी में तो सिखाते ही हैं हम, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि केरल में रहते रहते उन बच्चों को दूसरी भाषाओं का इंट्रोडक्शन देना, उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी सारी भाषाएं मैं उसमें ऐड कर सकूं। तो बंगला तो होता ही है, क्योंकि मैं खुद बंगला भाषी, मेरी मातृभाषा बंगाली है। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, तो ये जरूर सिखाती हूँ। उसके बाद वंदे मातरम, जो पुराना एक वंदे मातरम हमने सीखा हुआ है, सुना हुआ है, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, ये वाला आनंद मठ का गाना है। तो आज के डेट में अगर मैं केरल में मेरे स्टूडेंट से पूछूं तो उनको वंदे मातरम जो हम गाते हैं द्राग देश में वही पता है। इसका जो इंट्रोडक्शन है ये मैंने उनको कराया कि ये वाला गाना। तो अब मेरे हर कार्यक्रम में, और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं अपना एनुअल फंक्शन जो है हमारे स्टूडेंट्स के साथ, वो हमेशा 15 अगस्त को रखती हूँ, स्वतंत्रता दिवस पर, जिस दिन हम पूरे देश के ट्रेडिशनल चीजों को, चाहे गुरु प्रणाम भी करते हैं, देश को भी नमन करते हैं, और उसमें बंगला में भी देशभक्ति गीत होता है, हिंदी में भी होता है, गुरु वंदना भी होती है। वाह, कितने सुंदर देश प्रेम के संस्कार अमृता जी डाल रही हैं बच्चों के अंदर, जो बहुत जरूरी है, समय की जरूरत है। जी, तो फंक्शन में ये वाला वंदे मातरम, मतलब जो आनंद मठ का जो गाया हुआ है, तो उसको मैं जरूर गवाती हूँ। तो उससे क्या है कि संस्कृत का प्रोनाउंसिएशन, साथ में उस गाने में जो है स्पीड का जो वेरिएशन है वो भी बहुत अच्छे से बच्चे करते हैं, फिर वो सीखने के लिए बहुत जरूरी है। और फास्ट में संस्कृत बोल पाना, मलयाली बच्चे जो हैं मलयालम बहुत अच्छा बोलते हैं, संस्कृत भी बहुत अच्छे से वो कर लेते हैं, क्योंकि मलयालम भाषा जो है वो ज्यादा संस्कृत बेस्ड है। तो ये जो आप सिखाती हैं, ये वहाँ स्कूल में ही ये कंसर्ट कराती हैं बच्चों के, या कहीं बाहर ले जाकर? बाहर ले जाकर करते हैं। ये मेरे जो प्रोग्राम्स है, जैसे सिर्फ रविंद्र संगीत को बेस करके एक प्रोग्राम है, और सिर्फ देशभक्ति को लेकर एक प्रोग्राम है, जिसमें कि धनु धान्य पुष्प भरा आमादेर এই বসুন্ধরা তাহার মাঝে আছে দেশ সকল দেশের সেরা, ये बंगाल का जन्मभूमि का गाना बहुत ही फेमस है। ये भी मैंने वहां पर सिखाया है कि आप लोगों को अलग अलग राज्यों के जो गाने हैं, इवन मलयालम में मैंने कंपोज किया है भारतम एक गाना, वो। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें, एक आधे घंटे का सेगमेंट, जितने स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो 50 हो चाहे 60 हो, सब एक साथ गाते हैं। और उसी में मैं रामकृष्ण मिशन का जो आरती का एक गाना है, खंडन भव, और गुरु वंदना भवसागर तारण गारण है जी, वो दोनों भी मैं जरूर गवाती हूँ। बहुत सुंदर। तो इस समय तो हमारा जो मन है ना, वो देशभक्ति के प्रेम से ओतप्रोत हो गया है। तो क्यों ना ये आनंद मठ का यही गीत सुन ले। बिल्कुल। वंदे मातरम 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 सुजलाम सुफलाम मलयज शिखरम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे सुजलाम सुफलाम मलयज
वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। मातरम वंदे वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। महेश जी, इस समय देश प्रेम की जो ये रचना हमने सुनी, इतनी मीठी, इतनी सुंदर, और वाकई ये जो हमारा भारत देश है, भारत भूमि है, हम कहेंगे ना कि हम भाग्यशाली हैं कि इस देश में हमने जन्म लिया है। इतना सुंदर संगीत और हर प्रकार की ऋतु, हर प्रकार का खान पान इतना विविध है, इतना विशाल है। हमारी जो सोच है, जो हमें बरसों बरस से मिली हुई है, वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरे विश्व को, हर व्यक्ति को अपना मान के चलते हैं, सोचते हैं हमारे परिवार का ही एक अंग है। और ये छोटा सा परिवार है हमारा FM गोल्ड का परिवार, जिस जुड़े हैं बहुत सारे श्रोता जो इस समय सुन रहे हैं ये कार्यक्रम। आज के मेहमान, और आज के मेहमान हमारी हैं अभ्रदिता मैत्रा बनर्जी, और इस समय बहुत सुंदर सुंदर बातें चल रही हैं, लेकिन घड़ी कह रही है कि समय हो रहा है ये कार्यक्रम समेटने का, है ना महेश जी? जी, समय के प्रबंधन की बात भी अभ्रदिता जी ने बताई थी, तो समय का इशारा इसी तरफ है कि कार्यक्रम को अब समापन की ओर लेके जाया जाए। चलते चलते कुछ अगर कहना चाहेंगी तो? मैं यही कहूंगी कि अभी का जो जनरेशन है, जो पीढ़ी है, वो हमारे देश के जो संस्कृति है, एक सांस्कृतिक विरासत है, उसको समझे। जितने राज्य, जितनी भाषाएं, जितने विविध पारंपरिक चीजें हमारे देश में हैं, वो कहीं भी उपलब्ध नहीं है। और मैं अभी बंगाल से हूँ, रायपुर में जन्मी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर केरल, सिर्फ ये 3-4 जगह के बारे में ही मैं शायद में बात कर रही हूँ। हाँ जी, ये आप लोगों की मतलब बहुत बहुत मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में मुझे मौका आपने दिया बात करने का। तो अपने देश को सबसे पहले जाने, ये बहुत जरूरी है। अपनी परंपराओं को जाने, अपने नियमों को जाने। और संगीत चिकित्सा, सुर चिकित्सा, ये विदेश की चीज नहीं है, ये हमारे देश में वेदों से चली आ रही है। आयुर्वेद में भी इस चीज का वर्णन किया गया है। आयुर्वेद में ऑटिज्म के बारे में भी बहुत अच्छा वर्णन है। उनका एक सेक्शन है उन्मादम, जहाँ पर के जो मेंटल बिहेवियर प्रॉब्लम्स होती हैं उस पर वो काम करते हैं। तो इस तरह के आयुर्वेद हमारे देश की चिकित्सा पद्धति है, उस पर विश्वास करें, उसको लेकर काम करें। साथ ही संगीत चिकित्सा हमारे देश का ही है। हमारे संगीत, हमारे शास्त्रीय संगीत से ये चिकित्सा और बेहतर हो सकती है, क्योंकि जो उच्चारण हम करते हैं वो सारेगामा पधनिसा में उपलब्ध है, डोरे मीफा सोलाटीडो में नहीं है। जी बिल्कुल क्योंकि सारेगामा जो स्वर है वो तो म्यूजिक थेरेपी डेफिनेटली अभी प्रमोट हो रहा है विदेशों से, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो चीज जो है हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की भाषा, म्यूजिक है, हमारा जो शास्त्रीय संगीत है, उसको लेकर हम जरूर काम कर सकते हैं। समृद्ध संस्कृति की बात आपने की, संगीत की बात आपने की, इतने सारे जो भाषाएं थी, सुरों से, भावों से अभिव्यक्ति की और सीधे जुड़ाव की बात आपने की। इस विशेष कार्यक्रम में आज अभ्रदिता मैत्रेय बनर्जी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित थी और इतनी सारी बातों के लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। FM गोल्ड के परिवार की तरफ से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। सुरीली सीख डगर है
आज के मेहमान। इस कार्यक्रम के तहत अभी आप हिंदुस्तानी संगीतकार अभ्रदिता बनर्जी से रश्मि कुकरेती और महेश्वर नारायण शर्मा की बातचीत सुन रहे थे।